Hello, dear student. In SHT, we are discussing Economics Chapter 2 People as Resource. In previous lecture, we have discussed some topic related to this chapter. So, today I am going to start the new topics of this chapter, that is the classification of activities into sectors. ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो बहुत सारे वर्क करते रहता है। वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे उसको फाइनेंशियली इनकम भी होती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे इनकम नहीं भी होती है। तो जब ह्यूमन बींग्स उस अपनी एक्टिविटी का प्रयोग या वह कार्य जिससे कि उसको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके, उसको इनकम हो सके, तो ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी एंड थर्ड विल बी योर टर्टियरी सेक्टर। तो ये हमारी 3 सेक्टर्स हैं जिनमें हमने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर रखा है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि ये जो 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, इनमें किस तरीके की वर्क को शामिल किया जाता है। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को सिंपली कहा जाए तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसमें हम नेचुरल चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते हैं, उसको हल्का फुल्का मॉडिफाई करके उसका डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं। सिंपल शब्दों में हम कह सकें तो ये हमारी होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो वी कैन से दैट प्राइमरी सेक्टर इज़ कंसर्न्ड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचर्स, कि टोटली जो रॉ मटेरियल्स हमको नेचर से मिलते हैं और उसका हम प्रयोग अपने किसी न किसी वर्क में करते रहते हैं। दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर एंड इट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग। सच एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड एज द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़। तो इसमें आपसे रिलेटेड कभी कभी एग्जामिनेशंस वगैरह में आपसे ये इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ दे दी जाएंगी, आपको क्लासीफाइड करना होगा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टियरी में। तो जब भी हमारी एग्रीकल्चर का नाम है, माइनिंग हो, पोल्ट्री फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग, फूड गैदरिंग, अगर ऐसी एक्टिविटीज़ सामने आती हैं तो आप हमेशा उसको प्राइमरी सेक्टर कंसीडर करते हैं। अगली चीज़ है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम करते क्या हैं कि प्राइमरी सेक्टर से सामानों को लेकर के हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सामानों का मैन्युफैक्चर जहाँ पे होता हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ऐसे एक्टिविटीज़ हमारी सेकेंडरी सेक्टर्स में शामिल होती हैं। इसे हम मैन्युफैक्चर सेक्टर भी कहते हैं या इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं या इंडस्ट्रियल वर्क जो होते हैं वे सभी हमारी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। तो इसमें होता क्या है कि जस्ट सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक फार्मर है, उसने क्या किया, एग्रीकल्चर किया और व्हीट का प्रोडक्शन किया, तो ये उसका प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा। अब कोई पर्सन है, उसने उस व्हीट को ख़रीदा और उसको उसने क्या किया कि वो डिफरेंट टाइप के बेकरी प्रोडक्ट्स में का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी अब व्हीट का प्रयोग कहाँ भी कर रहा है, बेकरी के प्रोडक्ट्स को बनाने में कर रहा हो। तो अब ये जो एक्टिविटीज़ होगी बेकरी का, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। सो इट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। इसमें हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आपके ऑटोमोबाइल्स वगैरह का बनाना, यानी डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स का जो प्रोडक्शन है, एरोप्लेन्स का प्रोडक्शन है, आपके शू मेकिंग हो गया, आपके बैग्स बनाने का काम हो गया। तो इस तरीके के जो भी वर्क्स होती हैं ये सभी हमारी सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती हैं।
अगला है हमारा टर्टियरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर का नाम देते हैं। इसमें किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर ले रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से सामान बन रहे हैं, हम एग्रीकल्चर से गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जब सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे तो हम कोई ना कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। बट टर्टियरी सेक्टर में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स शामिल नहीं होता है। टर्टियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं शामिल होती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट में हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, आप एरोप्लेन लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, बसेस ले लीजिए, तो ये कोई सामान नहीं बना रही हैं, ये हमको क्या करें, हमको सेवाएं दे रही हैं अपनी। हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ तो हम अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम किसी एक साधन का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या कर रही हैं, हमको हमारी लोकेशन से डेस्टिनेशन तक पहुंचा रही हैं, एक सेवा दे रही हैं। आपके जो टीचर्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, जज हैं, आपके लॉयर्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में, इसलिए इनको हम टर्टियरी सेक्टर में शामिल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टर्टियरी सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। बैंकिंग सिस्टम आ जाएगा, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। दीज थिंग्स आर considered as the tertiary sector, and all the activities under these three sectors result in production of goods and services. अब हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या कर रही हैं, या तो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं या फिर आपको प्रोडक्ट दे रही हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही हैं या फिर सर्विसेज हो रही हैं, तो इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा वैल्यूएबल हो रही हैं। और ये इनसे जो भी सर्विस या गुड्स हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारी नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंसीडर करेंगे। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू सेक्टर क्लियर हो रहा होगा। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हम नेचर से प्राप्त चीज़ों को डायरेक्ट या बहुत ज़्यादा बिना मॉडिफिकेशन के डायरेक्ट यूज कर ले रहे हों। सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पर हम किसी रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश्ड गुड में बदलते हों तो वह हमारा सेकेंडरी सेक्टर। जहाँ हम सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं तो वहाँ पे टर्टियरी सेक्टर होता है। और ये तीनों ही एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसीडर की जाती हैं। Now let me discuss about the economic activities. Economic activities को हम market activities and non-market activities कहते हैं। इसको आप सिंपल शब्दों में समझ लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जस्ट सपोज दो फार्मर हैं, एक फार्मर ए और एक फार्मर बी है। फार्मर ए ऐसा पर्सन है जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन कल्टीवेशन से जो प्रोडक्ट हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के ही सर्वाइवल में ख़त्म हो जा रहा हो। तो जब और एक हम ले रहे हैं दूसरा सेकंड, आपका फार्मर बी है, वो कल्टीवेशन कर रहा है, लेकिन वह कल्टीवेशन को इस तरीके से कर रहा है कि कुछ उसका पार्ट फैमिली कंजम्पशन में तो जा रहा है, लेकिन उसका अधिकांश पार्ट वो मार्केट में बेच रहा हो। तो इन दोनों में हम देख सकते हैं कि एक ऐसा है, इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। पहला क्या है कि एक सेल्फ कंजम्पशन, यानी सेल्फ या सेल्फ फैमिली कंजम्पशन की बात आ जाए, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हम सरप्लस कर रहे हों। तो जब हम कोई एक्टिविटीज़, चाहे वह प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टियरी में हो, किसी में भी हो, तो इन तीनों में जब हम कोई एक्टिविटीज़ सेल्फ कंजम्पशन में करते हो तो ऐसी एक्टिविटीज़ को नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहेंगे।
और जब वह सरप्लस प्रोडक्शन करती हो, एडवांस करती हो और वो मार्केट में उसको जब देने की बात आती है तो वह हमारी मार्केट एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। सो दीज आर द मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अगले हम बात कर लेते हैं कि जो ये डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, इनमें क्या मेन एंड वुमेन का लेबर सेम है या हमें कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ेंगे। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मेन एंड वुमेन्स को कंपेयर करें तो हमें कुछ डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर हम वुमेन की कंडीशन बात करें तो मैक्सिमम का ये मानना है कि वुमेन्स को हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलता है और ये सही भी है। मैक्सिमम कुछ ही परसेंट ऐसी वुमेन्स होंगी जो अपनी जॉब्स के लिए बाहर निकलती हो या अपने इनकम के लिए आगे जा रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम क्या है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं। अगर कुछ लोग जॉब वगैरह में लगी हुई भी हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको वहाँ पे डिफरेंस दिखाई पड़ जाता है। उनको मेंस की तुलना में उनका जो पेमेंट होती है वो कम होती है, चाहे वो वेज के रूप में हो या सैलरी के रूप में। कभी कभी ऐसा सिचुएशन बन जाती हैं और ये ऐसी जगहों पे काम करती है जहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज़ कम ही होती हैं। बहुत सिक्योर भरी जॉब यहाँ पे ये ज़्यादा प्रेफर नहीं कर पाती हैं। जबकि मेन की बात किया जाए तो इनका मेन काम क्या है, अर्निंग का काम करना। तो ये अर्निंग फील्ड में ज़्यादातर वर्क करते हैं और इनकी जो पेइंग स्केल होती है वो वुमेन्स की तुलना में ज़्यादातर देखने को मिलती है। सो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पार्टिसिपेशन में मेन एंड वुमेन्स का जो लेबर है वो कहीं ना कहीं डिवीजन होता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी जो किसी भी कंट्री की, चाहे हमारी कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वह कैसी होनी चाहिए ताकि हम उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ करके एक डेवलपमेंट की तरफ अपने आप को बढ़ा सकें। तो अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की तो उसमें 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। पहला है लिटरेसी रेट। हम कह सकते हैं कि एजुकेटेड पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हम पॉपुलेशन क्वालिटी की बात करें तो एजुकेटेड पॉपुलेशन ज़्यादातर बेहतर मानी जाती है। हेल्दी पीपल्स, हेल्थ भी बहुत मायने रखती है क्योंकि हेल्दी पीपल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जीवन प्रत्याशा होती है या जीवन जीने की जो साइकिल होती है वो नॉन हेल्दी पीपल्स से ज़्यादातर होती है। वर्किंग कैपेबिलिटी भी हेल्दी पीपल्स की हायर होती है, तो इसलिए हेल्थ भी बहुत मायने रखता है। स्किल फॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एजुकेटेड पर्सन्स को अगर हम ट्रेनिंग ना दें तो वर्क में बहुत अच्छा एफिशिएंसी नहीं दिखा पाएगा। तो ऐसे में 3 चीज़ें बहुत मायने रखेंगी। पहला हमारा एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से इनकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किसी भी पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए आवश्यक होती है। अब ये लिटरेसी रेट होती क्या है कि लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव। कि किसी लोकेशन पे या किसी कंट्री के या किसी एक स्टेट में लिटरेसी रेट अगर हमें निकालनी है तो हम क्या देखते हैं कि उसमें ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है और उस ओवरऑल पॉपुलेशन में कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो 7 ईयर या 7 ईयर से ज़्यादा की है और एजुकेटेड हो। तो ये जो प्रोपोर्शन होता है यानी ओवरऑल पॉपुलेशन में 7 या 7 से एवव लोगों की एजुकेशन का प्रोपोर्शन ही हमारा लिटरेसी रेट होता है। हेल्थ की अगर बात करें तो इट इंडिकेट्स बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन को तो हम लिटरेसी रेट से मेज़र कर लेते हैं, हेल्थ को कैसे मान पाएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स
दैट एन एवरेज पर्सन कैन बी एक्सपेक्ट टू लीव, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं हिंदी में, ये एक पर्सन की एवरेज ईयर्स को बताती है कि एक पर्सन इतने साल लगभग जी सकता है। जैसे 60 ईयर्स, 56 ईयर, तो अब 56 से थोड़ा कम भी हो सकता है, 56 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यानी हम मान सकते हैं कि अगर कोई पीपल या किसी कंट्री में मान लेते हैं कि 56 आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन 56 एज अगर कंप्लीट हो गई किसी पीपल्स की, तो माना जाएगा कि वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंप्लीट कर चुका है और वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है या इससे ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स को बताती है कि कोई पर्सन कितनी सालों तक जी सकता है। स्किल फॉर्मेशन की बात की जाए तो सिंपल शब्दों में कहा जाए कि लेबर फोर्स को ट्रेनिंग दे करके स्किल फॉर्मेशन की जाती है। और अगर हम इंडिया की बात करें 2020 एंड 21 के बीच में, तो लगभग 3000 करोड़ रुपीस स्किल डेवलपमेंट पे खर्च किया गया है। सो दिस मस्ट बी द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल। सो अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन के मामले में। तो अब हम नेक्स्ट डे से एक एक चीज़ को उठाएंगे। जैसे एजुकेशन लेंगे तो एजुकेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या खासियत है, इंडिया में एजुकेशन के सिस्टम कैसी है, उसमें ग्रोथ कैसी हो रही है, कौन सा स्टेट ज़्यादा आगे है, कौन सा कम है। सेम वे में हम हेल्थ को लेंगे, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को कंप्लीट डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो it is the quality of the population. It is the last topic of today's lecture. Thanks to everyone. We will discuss next other topics detailing next.